Yes, Yes, started sir. ना? Okay, okay sir. अच्छा चलो, again good evening to all of you. Last कुछ week मैं क्लास नहीं ले पाया था, और नो सर, तो ड्यू टू बॉक्स, ठीक है। चलो ठीक है, अब स्टार्ट हो गया, तब आप आगे से कंटिन्यूएशन जैसे होता है चले। अच्छा, तो फिर बेसिकली जीएसटी में हम लोग इंट्रोडक्शन लेवल में बात कर रहे थे, है ना? इनको याद होगा। तो सर जीएसटी बेसिक्स, बेसिकली जीएसटी बेसिक्स में बेसिक्स कंप्लीट में करवा दिया था मैंने। इससे इसके पहले मैं जीएसटी बेसिक्स का आई थिंक 2 और 3 लेक्चर्स मैंने करवाया। अगर किसी ने बाई चांस क्लास मिस भी किया है, उनको तो बस मैं इतना बोलूंगा कि वो जरूर एक बार मेरे से लिंक लेके देख ले, या फिर अगर कर लिया है तो बहुत अच्छा। यस आई एम, एंड गुड इवनिंग आई एम। Good evening, sir. গুড তবিয়ত ইভিনিং। कैसा है? হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি অনেকটা ভালো আছি, রিকভার হচ্ছে। একটু উইকনেসটা আছে, মানে এটা ভেতর থেকে খুব উইক করে দেয় প্রবলেমটাকে। এমনি ঠিক আছে, ঠিক আছে। এই আজকে সকালবেলায় একটা ক্লাস নিয়েছি, আর এখন ম্যাম বলছিল আজকে ছেড়ে দিতে, বললাম না, ক্লাস নেওয়ার অভ্যেসটাও তো দরকার, দেখদিন হ্যাবিটটাও নষ্ট হয়ে গেছে। ক্লাসটা নিতে হবে, মানে যেভাবে ওটা অল্পই পড়াবো, বাট পড়াই, বুঝেছিস? हाँ सर। ঠিক আছে। अच्छा, तो बेसिकली बेसिकली जीएसटी बेसिक्स के ऊपर ही क्लास में बात हो रहा था ना सर, तो इसलिए मैंने जीएसटी बेसिक्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ। जीएसटी बेसिक्स में ऑलरेडी लास्ट फ्यू वीक्स में, मतलब लास्ट फ्यू वीक्स तो मेरा क्लास नहीं ले पाया मैंने, बट उससे पहले जहां तक हम लोगों ने किया था मुझे याद है, उसमें मैंने आपको पूरा जीएसटी का ओवरव्यू दे दिया था कि भाई जीएसटी क्या है, जीएसटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंसेस क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स का क्या कैरेक्टर है। इनडायरेक्ट टैक्स माने जीएसटी, है ना सर? इनडायरेक्ट टैक्स माने बेसिकली अभी आज की डेट में हमारे देश में 2 ही इनडायरेक्ट टैक्स बचा है, एक जीएसटी और एक कस्टम्स। एक जीएसटी एंड अनदर इज कस्टम एक्ट। तो उसमें जीएसटी सबसे बड़ा एरिया कवर कर लेता है, कस्टम्स के अंदर तो जीएसटी उसमें भी आता है और कस्टम्स अलग से भी है। मैंने बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो ड्यूटी होते हैं, है ना, उसको भी अलग से पढ़ाया जाता है सर। सीएमए इंटर का होता है, और एज वेल एज सीए वाले फाइनल में पढ़ते हैं, सीए एग्जीक्यूटिव वाले भी इंटरमीडिएट लेवल में कस्टम्स एक्ट को पढ़ते हैं। सिर्फ सीए को ही अभी तक ये फाइनल में ही पढ़ाया जाता है, बाकी सबको इंटरमीडिएट लेवल में कस्टम्स का नॉलेज मिल जाता है। चलो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जीएसटी का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिया। और नॉट जस्ट दैट जीएसटी के बेसिक्स के साथ साथ मैंने आप लोगों को जीएसटी का क्वेश्चन आंसर भी करवाया था। अरे कैलकुलेशंस হয়েছিল না? हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, आयन बोलो सर। क्वेश्चन आंसर यानी कैलकुलेशंस, बेसिक लेवल कैलकुलेशंस। वेरी गुड सर। तो मैंने बेसिक लेवल कैलकुलेशंस भी करवाया था आप लोगों को, मुझे याद है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से उसमें 2 तरह का बात हुआ था सर, एक आईजीएसटी कैलकुलेशंस, सीजीएसटी कैलकुलेशंस, एज वेल एज एसजीएसटी कैलकुलेशंस, इवन इंटर एडजस्टमेंट माने एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी अपने आप एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट होता है, किसका बैलेंस किसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बातचीत हुआ था। इट्स इजी थिंग, बट फिर भी रूल्स हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना? इट्स इजी थिंग, टफ नहीं है। सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी के अंदर क्या कनेक्शन है, ये जो डुअल जीएसटी मॉडल है, जब आप लोग देखेंगे कि जब इंट्रा स्टेट में ट्रांजैक्शंस होते हैं, इंट्रा स्टेट माने जब सेम स्टेट के अंदर गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, तो उसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है। अगर यूनियन टेरिटरी है तो एसजी की जगह यूटी लगता है। और इंटीग्रेटेड जीएसटी जब इंटर स्टेट होता है, मैंने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। तो ये सब बातें मैंने बहुत डिटेल्स में प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है सर। तो सर आज क्या करने वाले हैं सर? आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर तो फिर से होगा, दूसरे चैप्टर में करवाऊंगा। इवन मैंने जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या होता है, कॉम्पेंसेशन सेस क्या होता है, ये सब भी बताया था। जीएसपी एएसपी क्या होता है, मैंने जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, ठीक है, इनके बारे में भी मैंने बात किया था। इनके बारे में भी बात किया था कि ये लोग कौन है, क्या काम करते हैं। कॉम्पेंसेशन सेस के ऊपर तो मैंने पूरा स्पेशल एक सेशन लिया था सर, मुझे याद है, कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को कॉम्पेंसेट करते हैं। बिग स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, महाराष्ट्र,
कर्नाटका, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बहुत है, जहाँ से दूसरे स्टेट को प्रोडक्ट जाकर मूवमेंट करता है। क्योंकि आज के डेट में जीएसटी क्या है सर, डेस्टिनेशन बेस्ड है। तो डेस्टिनेशन बेस्ड होने के कारण जहाँ गुड प्रोडक्ट जाते हैं वहां पर स्टेट को टैक्स मिलता है। तो फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को प्रॉब्लम हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि अगला 5 साल तक कॉम्पेंसेट करते जाएंगे जो भी शॉर्टफॉल रहेगा। और उसी के कारण गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉम्पेंसेशन करने के लिए लग्जरी आइटम पे हाई रेट टैक्स लगाता है। डिमेरिट गुड्स लाइक पान मसाला, टोबैको, सिगरेट वगैरह में, मोटर कार्स में, है ना, सोडा वाटर्स वगैरह, मतलब बेवरेज वाटर वगैरह में हाई रेट टैक्स लगा के वो कंपेंसेशन को भरता है। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करके उस स्टेट को देते हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे बिग स्टेट जिसका लॉस होता है। ठीक है। तो कंपेंसेशन सेस को हटाने के बारे में भी बात हुआ था सर बीच में। कंपेंसेशन सेस को, गुड इवनिंग अंश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कंपेंसेशन सेस को 2022 में एक बार बीच में हटाने के बारे में भी बात हुआ था कि इसको बंद कर देंगे। लेकिन बीच में कोविड आ गया ना, तो कोविड में सेंट्रल को भी बहुत दिक्कत हुआ, स्टेट को तो और ज्यादा। तो फिर गवर्नमेंट अभी इसको हटा नहीं पाया। अब इसमें जीएसटी मीटिंग हुआ था, मैंने लास्ट दिन ये सब बात किया था, मुझे जितना याद आ रहा है सर, आई थिंक आप लोगों को भी याद है। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने अच्छा ये सब बात भी मैंने कहा था कि जीएसटी टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस में एटीएफ के बारे में। एटीएफ माने एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है, एविएशन टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, इसमें जीएसटी नहीं है। इसमें एक स्पेशल याद चीज आपको याद रखना है, जीएसटी इज लेवाइड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर। ठीक है, मतलब जो ह्यूमन कंजम्पशन वाले, जिसको हम लोग दारू बोलते हैं सर, है ना, या मौत बोलते हैं, आप लोग जानते हो। बंगाली में हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, मौत। ठीक है, या फिर दारू भी बोला जाता है, बेसिकली लीकर। ठीक है, तो लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं है। इसमें स्टेट वैट बहुत हाई रेट में लगता है। हर स्टेट, आप लोगों को पता होगा, जब कोविड के टाइम पे अगर आप लोग ये सब खबर रखते हो, ऐसे ये मैं लीकर के लिए नहीं बोल रहा, अगर आप लोग देश के साथ कनेक्टेड हो, आपको पता होगा कोविड-19 में जब हर एक स्टेट को रेवेन्यू लॉस हो रहा था, ऑब्वियस बात है ना, बिजनेस बंद था, तो रेवेन्यू लॉस तो होगा ना सर। तो रेवेन्यू लॉस ऐसा होना चालू हुआ, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि ये वाइन शॉप को ओपन करना है, लिकर शॉप को ओपन करना है। तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एकदम चार हाथ उठा के एकदम हाँ हाँ ओपन करेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट और भी बाकी सभी सरकार जहां जहां लिकर चलता है। ड्राई स्टेट है बिहार, नाम का ड्राई काम का ड्राई तो है नहीं। चलो, तो बेसिकली मैं बस इतना कहना चाह रहा था आपको कि दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल लीकर शॉप को ओपन करके बहुत हाई रेट ऑफ टैक्स लगा के, ठीक है, लगा के, मुझे इतना खबर था कि 70% तक टैक्स लगाया था सर, 70% तक दिल्ली ने। वेस्ट बंगाल ने 65% टैक्स लगाया था, फिर भी लीकर बेचा था, वैट बेसिकली। ठीक है, जस्ट नॉलेज के लिए बताया सर। तो आपको क्या याद रखना है करेंटली, द बिग क्वेश्चन इज दैट कि क्या ह्यूमन कंजम्पशन फॉर लीकर पे जीएसटी लगता है? द आंसर इज नो, नहीं लगता है। इसमें गवर्नमेंट स्टेट वैट लगाता है। ओके सर, बात समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, नहीं ओके। अच्छा अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये बात भी याद रखना है सर कि ये जो पेट्रोलियम क्रूड, ठीक है, मैंने पेट्रोलियम क्रूड बने कच्चा तेल जो बाहर से लाया जाता है, डीजल, ठीक है, पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल गैस, ये भी जीएसटी परव्यू में है, पर इसमें भी जीएसटी नहीं आया। इसके ऊपर तो मेरा एक स्पेशल पूरा क्लास है। अगर आप लोग, अगर नहीं आप, मैं तो जरूर बोलूंगा कि आप लोग मस्ट गो थ्रू सर। उस पे ना मैंने पूरा केस स्टडीज किया हुआ है मेरा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है तो बहुत अच्छा। किसी ने देखा सर, यूट्यूब में मिल जाएगा आप लोगों को कि क्यों पेट्रोल डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं है। इसका पूरा डिटेल्स एनालिसिस मैंने वहां पर देके रखा कि पेट्रोल ब्रेकडाउन के ऊपर बात करके एक पूरा डिटेल्स एनालिसिस दिया हुआ था। जैसे ये डेटा भी मैंने वहां पर चर्चा किया था
आप यहाँ से देख सकते हो कि पेट्रोल में या डीजल में गवर्नमेंट किस तरह से टैक्स लगाते हैं। इसमें जीएसटी नहीं है सर, आपको बस नॉलेज के लिए बता दूं। जब ये 2022 का 20 का डेटा है, आप इसको करंट सिचुएशंस के साथ कंपेयर कर सकते हो। करंट सिचुएशंस के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। ये 82 की जगह अभी कितना चल रहा है पेट्रोल का प्राइस मार्केट में, किसको पता है सर? कोलकाता मार्केट में पेट्रोल प्राइस क्या जा रहा है? कोलकाता, दिल्ली, कहीं पर भी? नहीं नॉलेज सब कैसे जा रहा है सर? 95, 96 ऐसा जा रहा है क्या? आप लोग पेट्रोल का खबर ही नहीं रखते। 100, 106 के आसपास, चलो ठीक है, नॉलेज के लिए काफी है। तो ये जब डेटा लिया गया था तब ये 82 रुपीज प्राइस चल रहा था 2020 के टाइम पे। तब रेट हाई नहीं हुआ था क्योंकि कोविड तब कंप्लीटली आ गया था, लेकिन गवर्नमेंट धीरे धीरे रेट को बढ़ाया। लेकिन आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि 1 लीटर पेट्रोल जब इंटरनेशनल मार्केट से इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है, तब उसका उस टाइम पे दाम होता था 26, अभी हो सकता है 30, 35 हो गया हो, बढ़ गया सर। इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल 1 लीटर का 1 लीटर का दाम अभी इंटरनेशनल मार्केट में भी और बढ़ चुका है। डोमेस्टिक फ्रेट उसमें लगता था 37 पैसा। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेता था, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें एक्साइज लगाता है। क्या लगाता है सर? एक्साइज ड्यूटी एंड सेस 32 रुपीज 1 लीटर पे। पेट्रोल पंप वाले कमीशन लगाते हैं 3 टका 65 पैसा। स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाता है 30% या मोर देन दैट भी हो सकता है, मोटा मोटी 19 रुपीज। इसलिए स्टेट वाइज आपको रेट मतलब हर स्टेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी नजर आता है। पेट्रोल का दाम हर स्टेट में इक्वल नहीं है, इसीलिए पेट्रोल का प्राइस स्टेट वाइज स्टैंडर्डाइज नहीं है। सबको जोड़ोगे तो आपको पता लगेगा कि 82 कैसे आया, या फिर आज के डेट में 100 इसी तरह से है, 100, 106 जो भी मार्केट में चल रहा है, ऐसा क्यों है? इसमें एक ही बात है सर, अगर ये जीएसटी परव्यू में आ जाएगा ना, तो ये जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाते हैं अलग से, स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाते हैं अलग से, ये हट जाएगा और एक स्टैंडर्ड जीएसटी रेट 28% में भी लग सकता है। अब यही देखने लायक बात है, क्या ये लगेगा? इसको लेके बहुत बातचीत हुआ है, बट करेंटली अभी भी सिचुएशन नहीं आया है सर। अभी भी सिचुएशन नहीं आया है, जब तक इकोनॉमी वापस थोड़ा सा नॉर्मलाइज नहीं हो जाता है, बिकॉज कोविड का धक्का भी बहुत जोर का लगा है सर। तो जब तक ये कोविड का धक्का से हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे ना, तब तक ये सिचुएशन गवर्नमेंट वापस लागू नहीं कर सकता। मीटिंग पे मीटिंग होता रहेगा, बट इतना जल्दी तो पॉसिबल नहीं है। आगे देखेंगे सर क्या होता है, आप लोग भी इकोनॉमी का खबर रखते रहो, आपको पता चल जाएगा। तो जो भी हो, आपको मैं बता दिया कि सिचुएशंस क्या है। बाकी और डिटेल्स डिस्कशन किया हुआ है उस क्लास को, आप लोग अगर मेरे से लेके देखोगे ना कि भाई पेट्रोल के अंदर जीएसटी क्यों नहीं है और गवर्नमेंट इसको लेके स्टेट और सेंट्रल के बीच में क्या चक्कर है, डिटेल्स में मिला। So alcoholic liquor for human consumption is outside the realm of GST. Manufacture production of alcoholic liquor constitute subject to state excise duty. Okay, and interstate or intrastate sale of the same is subject to CST और VAT respectively. याद रखिएगा, ये हो गया लिकर के बारे में स्पेशल नॉलेज का। सर आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? बहुत दिन बाद क्लास चल रहा है, बट फिर भी एक बार पूछ रहा हूँ सर, कनेक्टेड हो, अंडरस्टैंड हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सर। पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल गैस, इसमें जीएसटी का क्या खेल है? As regard petroleum crude, diesel, petrol, ATF and natural gas are concerned, they are not presently liable to GST. परव्यू में है पर लिबाबल नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहता है कि इसको जीएसटी के अंदर लाया जाए, बट गवर्नमेंट इसको नहीं कर पा रहा है। इसको लेके भी बहुत ज्यादा बात हुआ। जीएसटी विल बी लिवाइड, इसमें तो बिल्कुल, इसमें आना तो एकदम नामुमकिन लगता है मुझे, क्योंकि ये नशा का चीज है, इसमें स्टेट को बहुत अच्छा अर्निंग होता है, स्टेट को बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता है सर। एक नंबरी बोलो, दो नंबरी, जहां पर ड्राई वाले में तो और ज्यादा, जहां पर अल्कोहल बैन है वहां पर तो गजब ही लेवल का अर्निंग होता है, जहां पर बैन नहीं है वहां पर लीगल इनकम होता है। पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल वगैरह तो फिर भी एक समझ में आ रहा है, बट उसमें तो कभी जीएसटी आने का चांसेस ही नहीं है। अच्छा, एज रिगार्ड पेट्रोल, क्रूड, डीजल आर कंसर्न, दे आर नॉट प्रेजेंटली
leviable to GST. GST will be levied on these products from a date to be notified on the recommendation of the GST Council. आप समझ रहे हो? GST काउंसिल इसको नोटिफाई करेगा। तो GST काउंसिल के साइड में जाके ना आप चेक कर सकते हो, गवर्नमेंट ना टाइम टू टाइम आते हैं और मीटिंग करते हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोग आके मीट करते हैं और गवर्नमेंट जीएसटी के बारे में अलग अलग डिसीजन जो अपडेट होता है ना वो लेते हैं। तो आप यहाँ पर अगर जीएसटी काउंसिल के साइड में जाके ना जो भी लेटेस्ट डिसीजन होते हैं उसके बारे में आप हमेशा अपडेट रह सकते हो। ठीक है, बता दिया सर। अब कोई चीज यहाँ पर बोला है कि जीएसटी काउंसिल डेट रिकमेंड करेंगे उस दिन से, शायद अगर हो जाए तो पब्लिक के लिए अच्छा है, अगर हो जाए ना पब्लिक के लिए अच्छा है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा चक्कर है सर, ये एकदम स्टेट और सेंट्रल पॉलिटिक्स का पार्ट है, एकदम प्योर पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स माने बेसिकली रेवेन्यू शेयरिंग इश्यूज है उसके ऊपर। Till such date, central excise duty continues to be levied on manufacturing of production and petroleum crude, as well as ATF. ATF किस पे लगता है बोले तो वाइट फ्यूल है, पेट्रोल है ये आपका एयरलाइंस में। ठीक है, नेचुरल गैस एंड इंटरस्टेट सेम इज सब्जेक्ट टू सीएसटी एंड दैट। टोबैको का क्या खेल है सर? बहुत हो गया, लीकर और पेट्रोल में बहुत बात कर ली। टोबैको का खेल क्या है? Tobacco is within the purview of GST. That is, GST is leviable on tobacco. However, Indian government has also retained the power to levy excise duties on tobacco and tobacco products manufactured in India. Resultantly, tobacco is subject to GST as well as central excise. तो इसमें एक स्पेशल चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टोबैको जैसे प्रोडक्ट में जीएसटी भी है, ये जो गुटखा, पान पराग या फिर टोबैको रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, इसका दाम दिन में दिन बढ़ते जा रहा है। सब सीन प्रोडक्ट में आता है सर, सब सीन प्रोडक्ट है। गवर्नमेंट इसको बैन नहीं करेगा क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री को पैसा चाहिए बहुत। इनको मतलब हेल्दी इंडिया नहीं चाहिए, इनको पैसा चाहिए, क्योंकि गरीबी दूर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। अभी इंडिया तो अभी 200 साल ब्रिटिश के राज में खत्म हुआ है ना सर, तभी इंडिया को बहुत पैसा चाहिए। तो बेसिकली इसीलिए ये सब प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है और साथ में जबरदस्त इसमें टैक्स लगाया जाता है, इसमें जीएसटी भी है, एक्साइज ड्यूटी भी है। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कॉम्पेंसेशन सेल्स है ना, मैं आपको बता रहा था ना कि स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, न्यू दिल्ली को टैक्स देना पड़ता है। किसको? न्यू दिल्ली को कॉम्पेंसेट करना पड़ता है स्टेट्स को, हाई मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को, लाइक पुडुचेरी, लाइक तमिलनाडु, लाइक गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जिनको रेवेन्यू लॉस हो जाता है जीएसटी के कारण। जीएसटी के कारण जिनको रेवेन्यू लॉस होते हैं वैसे स्टेट को, गवर्नमेंट को कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। और ये सब पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से लाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन अर्निंग सोर्स क्या है? गवर्नमेंट का मेन अर्निंग सोर्स टैक्स है। तो जहां से मिले वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है दायरे में रह के, वहीं से कलेक्ट करके वो एक्चुअली स्टेट को कॉम्पेंसेट कर पाते हैं। ये बात आपको समझना पड़ेगा। ओके सर, वेरी गुड सर। ओपीएम, ओपीएम मैंने जानते हो सर? अफीम, अफीम मैंने वो जो जिसका, इसका एक बहुत ही फेमस खाने का डिश होता है सर, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं पोस्तो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉपी सीड्स। आई थिंक स्पेलिंग में भी रॉन्ग हो सकता है। पॉपी सीड्स, हिंदी में इसको खसखस भी बोलते हैं, बाकी और भी अलग अलग लैंग्वेज में अलग बात करते होंगे। बट ये जो पोस्तो या पॉपी सीड्स या खसखस का जो एग्रीकल्चर होता है सर, इसी एग्रीकल्चर में ओपीएम भी आता है। ओपीएम बेसिकली बाई प्रोडक्ट बोल सकते हो आप, बट इसका बहुत एंकर टाइप का नशा का प्रोडक्ट है। ये बेसिकली मेडिसिनल यूज है इसका, मेडिकल लैबोरेटरी फार्मा वगैरह में बहुत यूज होता है, बट नॉर्मली ये इलीगल है, मतलब नॉर्मली आप मार्केट में नहीं बेच सकते, हाई रेट में बिकता है। ओपियम इंडियन हेम, हेम माने गांजा, गांजा समझते हो? गांजा चरस बोलते हैं, बंगाली में हम लोग बोलते हैं गांजा। ठीक है, गांजा और चरस भी उसी को बोलते हैं शायद। इंडियन हेम, इसका पत्ता होता है, गांजा का पेड़ होता है सर। आई डोंट नो आप लोगों को पता है? पता है आप लोगों को? आप लोग हेम्प का पेड़ देखे हो? रिसेंटली कोलकाता में एक लड़का घर में छुप छुप के कर रहा था, पुलिस उसको पकड़ के लेके गया। ये लास्ट 3-4 सप्ताह पहले मैं देख रहा था रिपोर्ट। ऐसा होता है। ये घर में लगाना इलीगल होता है।
इस तरह का देखने में होता है गांजा का पाता, जैसे नॉर्मल पेड़ की तरह ही होता है, बट यहाँ इसी से बनता है वो नशा का प्रोडक्ट। देखे इस तरह गांजा पाता क्यों, नील आयन आयंस देखा आप लोगों ने? अरे হ্যাঁ স্যার দেখেছি ডুয়ার্সে। वर्ड से, अरे वाह अमेरिकन वाले आशा से नहीं ओके वेरी गुड। So opium, Indian hemp, other narcotic drugs and narcotics are within the purview of GST. GST is leviable on them. However, state government have also retained the power to levy excise duty. इसमें state government अलग से tax लगाते हैं. Resultantly, opium, Indian hemp are and narcotic drugs and narcotics are subject to GST as well as state excise duty. याद रखना. The real estate sector has been kept out of ambit of GST. Real estate sector को GST purview के बाहर रखा गया है. मैंने बेसिकली आगे आगे मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जैसे कि हम लोग जब घर खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी नहीं देना पड़ता है। मानो कि आज आपको एक प्रॉपर्टी खरीदना है तो प्रॉपर्टी बाय करने के टाइम पे कभी सुने हो जीएसटी लगता है? अरे नो सर, स्टैंप ड्यूटी लेता है। थैंक यू सर, स्टैम्प ड्यूटी लगता है। लेकिन हाँ, इसमें भी थोड़ा सा आपको एक्सेप्शनल सिचुएशन देखने को मिलेगा। जैसे मानो प्रॉपर्टी बुकिंग अमाउंट होता है ना, मानो आपको कहीं पर फ्लैट लेना है, एडवांस बुकिंग अमाउंट, बुकिंग अमाउंट में जीएसटी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस है, ये सब मैं आपको आगे आगे चैप्टर में बताऊंगा, जहाँ पर मैं आपको चार्ज अंडर जीएसटी बोल के एक टॉपिक आएगा, उसमें मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में जीएसटी का क्या खेल चलता है, ठीक है। तो सर भांग नारकोटिक ड्रग में आता है? भांग, हाँ हाँ, अरे उसी में तो ये, अच्छा भांग नहीं, भांग नहीं है इसमें। भांग माने जिसको हम लोग बंगाली में क्या बोलते थे, ये सिद्धि, हाँ वो शिवरात्रि के दिन या फिर हम लोग नॉर्मली पूजा वगैरह में हम लोग भी इसको लेते हैं, सिद्धि बोलते हैं। तो ये सिद्धि इसके अंदर नहीं आता है, नहीं आता है। भांग नहीं, भगवान शिव को भी चढ़ाया जाता है, होली में बहुत यूज होता है ना, होली में भांग, भांग खाने का एक बहुत रिवाज है। भांग इसमें नहीं है। अच्छा देखो क्या क्या सवाल तुम लोगों के मन में आता है, भांग है कि नहीं। अब देखना पड़ेगा नार्कोटिक का लिस्ट पूरा चेक करो, देखो कि नार्कोटिक्स में भांग है कि नहीं। अच्छा, टैक्सेस सबसम्ड इन जीएसटी। सबसम्ड माने पहले बहुत सारा जीएसटी, बहुत सारा अलग अलग टैक्स हुआ करता था, बट सभी अलग अलग टैक्सेस को अभी हटा दिया गया और जीएसटी में लाया। ये पहले भी बोल चुका हूँ मैं, इसमें और कुछ न्यूली बात नहीं है सर, ये सब आपको पता है, बस एक बार रिकॉल कर लो, क्योंकि बहुत दिन बाद क्लास कर रहे हो, मैं भी करा रहा हूँ। जैसे सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस, ठीक है, सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस, पहले इतना सारा अलग अलग टैक्स हुआ करता था, सब सारे टैक्स को ना मार्च कर दिया गया। ये देखो सर, देश के लिए कितना ऑर्गेनाइज सिस्टम हो गया। आजकल तो एक बात चल रहा है, आपको पता है, जैसे जीएसटी जब आया था, आप लोग टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में ऐड देखे होंगे, वन नेशन वन टैक्स, है ना। देश जब एक है तो टैक्स भी एक ही होना चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत जगह में आप लोग शायद देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जब जीएसटी आया था, अगर आप लोग नहीं देखा है तो कुछ इस तरह का, जीएसटी वन नेशन वन टैक्स, इस तरह का इमेज होता था, इस तरह वेरी पॉपुलर एडवर्टाइजमेंट। सर आजकल एक मुद्दा चल रहा है, जैसे ये मुद्दा बहुत ही इशू क्रिएट कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते हैं सर कि वन नेशन वन वोट, माने वोट माने इलेक्शन, देश एक है, इलेक्शन भी एक ही बार होना चाहिए। आप लोगों का क्या राय है सर? ये जो हर एक स्टेट में अलग अलग इलेक्शन होना, अलग अलग इलेक्शन माने बहुत खर्चा, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी। सर मुझे तो कभी कभी लगता है, अब ये मैं एक रफली बता रहा हूँ, ज्यादा एनालिसिस मैंने नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि
अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए तो ये अच्छा है सर, काफी किफायती होगा देश के लिए। जो भी हो, सब्जेक्ट टू कंट्रोवर्सी। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है लेकिन बाकी लोग चिल्ला रहे हैं, दिमाग खराब हो गया बोल रहे हैं। चलो ठीक है, मैंने बेसिकली एक ही वोट होगा दिन देश में एक बार, उसी में स्टेट का भी हो जाएगा पता, सेंट्रल का भी हो जाएगा पता, सब हो जाएगा। इतना सारा वोट इलेक्शन करके देश में और कुछ नहीं, बस हमेशा एक प्रोपागंडा और एक सिचुएशंस खराब करने का। जो भी हो, आगे देखो सर, सिमिलर पॉइंट में पहले बहुत सारा टैक्स माने बहुत सारा डिपार्टमेंट, बहुत सारा डिपार्टमेंट माने बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस, और प्रॉपर लिंकअप नहीं किसी के साथ किसी का। ये बहुत दिक्कत करता था सुनने में डिपार्टमेंट, बट काम करने में इतना रेड टैप। रेड टैप समझते हो? हाँ, रेड टैप माने हर चीज में रोक टोक, माने बेसिकली क्या बोलेंगे इसको, आमला तंत्र समझते हो? माने हर जगह में सरकारी ऑफिसर के सामने झुको, उनको बताओ समझाओ, मतलब एक बिजनेस करना है कि बस हर एक डिपार्टमेंट को समझाना है। मैंने बिजनेस करना इतना मुश्किल था, और सबसे बड़ा चीज प्रोडक्ट बिजनेस से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक हर चीज में प्रॉब्लम। मैं आपको एक छोटा सा चीज बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक टैक्स है एंट्री टैक्स बोल के, दिखाई दे रहा है सर? सिर्फ मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। एंट्री टैक्स, आप छोटा सा एक चीज से आपको समझ में आ सकता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक बॉर्डर होता है सर, ये मेरे बेसिकली नेटिव के सामने पड़ता है, झारखंड उड़ीसा बॉर्डर में। तो एक्चुअली हम लोग बचपन में इधर जाते थे, काफी उड़ीसा में या झारखंड में जब भी जाते थे, तो हमें जमशोला बॉर्डर में ना रुकना पड़ता था। और रीजन क्या था पता है आपको? रीजन था एंट्री टैक्स। तो ये इमेज से आपको कुछ पता लगेगा। ये देखो सर, चेक गेट्स देख रहे हो सर? यहाँ पर सर एंट्री टैक्स भी देना पड़ता था, क्योंकि वेस्ट बंगाल से उड़ीसा या उड़ीसा से झारखंड ये बॉर्डर आ जाता था, तो उसमें चेक पोस्ट भी होता था और एंट्री टैक्स भी देना पड़ता था। और इसमें आप सोच नहीं सकते कि कितना सारा गाड़ी लगातार एक दिन नहीं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन खड़ा है एक स्टेट को क्रॉस करने में। मैंने जस्ट आपको उड़ीसा से बंगाल आना है या बंगाल से उड़ीसा जाना है, आपको बस बॉर्डर में खड़ा रहना है। जस्ट इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो कि इस तरह से देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या हालत होता होगा, क्या हालत होता होगा सर। डेंजरस सिचुएशन। एक स्टेट बॉर्डर को क्रॉस करना है, इस एरिया में पड़ता है सर, मैं जो बता रहा आपको, ये जस्ट इस एरिया में पड़ता है। ये खड़गपुर यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से इस एरिया से ऐसे इधर से इधर आना है आपको, गाड़ी 3 दिन खड़ा है। ऐसे भारत में से बहुत सारे बॉर्डर है, हर बॉर्डर में ऐसा गाड़ी खड़ा है। मतलब सोचो कि गाड़ी का जो ओनर है, जो ट्रक ओनर है, उनका क्या होगा? अच्छा, ट्रक के साथ साथ बाकी दूसरे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का वो भी प्रॉब्लम में। सो ओवरऑल रेवेन्यू लॉस, बिजनेस लॉस, ह्यूज लॉस। देश का डेवलपमेंट कैसे होगा? देश आगे बढ़ेगा तब ना। सो पॉइंट इज दैट सर, ये जीएसटी आके आप सोच भी नहीं सकते क्या रेवोल्यूशन लाया। लेकिन दुख का बात यह है सर, इसी जीएसटी को लाते लाते 2000 से बात चल रहा है, जब इंडिया गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी ने बात को पार्लियामेंट में रखा था, तब से लेके आज तक 2017 में जाके जीएसटी आया। 17 साल लग गया एक देश के अंदर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने। जो भी हो, आप लिस्ट को देख लो सर। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट, सीबीडी काउंटर बिलिंग ड्यूटी और स्पेशल सीबीडी, ये सब काउंटर बिलिंग कस्टम ड्यूटी होते हैं, ठीक है। सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल चार्ज एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये सेंट्रल लेवल में। स्टेट लेवल में स्टेट चार्ज एंड सेस, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्सेस, टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैमलिंग, एंट्री टैक्स, वैट, सेल टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर है भी नहीं। सो सब मार्ज हो गया एक जीएसटी के अंदर। कुछ कुछ चीजें कहीं कहीं अभी भी थोड़ा बहुत इधर उधर देखने को मिलता है, बट मोटा मोटी खत्म हो गया सर, मोटा मोटी सारा खत्म हो गया, और सब मिला के एक टैक्स में तब्दील हो गया। ये जीएसटी में रेवोल्यूशन है।
जो भी हो, ये पहले भी मैंने बताया था। यहाँ पर एक शॉर्टकट में आपको बताया गया सर, विद इन जीएसटी और आउटसाइड जीएसटी। मतलब एक आम तौर पे कॉमन सेंस लगाना चाहिए, कॉमन सेंस नहीं, नॉलेज रखना चाहिए। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी के बाहर है, ठीक है। पावर टू टैक्स रिमेन्स विद इन स्टेट, किसके पास में है? अल्कोहलिक लिकर में टैक्स लगाने का पावर किसके हाथ में है? स्टेट के हाथ में, याद रखिए सर। ओके, अच्छा। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसके अंदर क्या क्या आता है? क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एटीएफ। एटीएफ माने एविएशन टरबाइन फ्यूल, एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल में ये सब किसके हाथ में है? जीएसटी काउंसिल टू डिसाइड द डेट फ्रॉम व्हिच जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। दैट मींस परव्यू में है, बट अभी भी जीएसटी लिवेबल नहीं हुआ है, ठीक है। सेंट्रल के हाथ में है, काउंसिल के हाथ में है, काउंसिल डिसाइड करेगा तब से लगाएगा। पता नहीं सर, ऑलरेडी 5 साल बीत गया, ऑलरेडी 5 साल बीत गया। अब आगे देखो अगला 5 साल में क्या होता है। बट यस, टारगेट इज देयर, टारगेट है सर, कभी ना कभी देखने को मिलेगा। एंटरटेनमेंट टैक्स लेवाइड बाय लोकल बॉडी। एंटरटेनमेंट टैक्स कभी भी कुछ देखने को मिलता है, पावर टू टैक्स रिमेन्स विद इन द लोकल बॉडीज। टोबैको, टोबैको में जीएसटी भी है और स्टेट टैक्स भी है। लेवी एक्साइज ड्यूटी इज आल्सो रिटन, वो सेंट्रल का भी है, ठीक है। जीएसटी भी है और सेंट्रल का भी एक्साइज ड्यूटी का पावर अभी भी लगा हुआ है। तो ये मोटा मोटी आपको एक रफ आइडिया बिल दे देता है सर कि जीएसटी के अंदर क्या है और क्या नहीं। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी मैंने बता दिया था, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ सर। जीएसटी इज अ विन विन सिचुएशन फॉर द एंटायर कंट्री। ये मार्केटिंग वर्ड है सर, विन विन सिचुएशन फॉर द एंटायर कंट्री। विन विन से एक बहुत ही गजब का चीज याद आया सर। विन विन माने सबका भला, सबकी भलाई। ये बंधन बैंक का डायलॉग याद आ गया मुझे। माने कुछ ऐसा करो जिसपे सबका अच्छा हो, दैट इज कॉल्ड विन विन सिचुएशन। किसी का खराब ना हो। सर ऐसा हो सकता है क्या? सर पता नहीं, बट कोशिश करने से बहुत कुछ हो सकता है। जो भी हो, जीएसटी पे सबका अच्छा हुआ है। जैसे एक एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं। एक इंटरनेशनल इश्यूज है, एक इंटरनेशनल इश्यूज है, मैं इसके बारे में कुछ वीक पहले पढ़ रहा था। तो उसमें भी एक सिचुएशंस में आपको बताता हूँ। ये हमारा एक सबसे फेवरेट दो पड़ोसी है ना सर, इंडिया का। इंडिया का दो फेवरेट पड़ोसी, चाइना एंड पाकिस्तान। सर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपको मैं बताता हूँ ये विन विन सिचुएशंस क्या होता है। चाइना ने इधर से एक रास्ता बना रहा है सर, इस तरह से, जो गदर पोर्ट इधर है, यहाँ को कनेक्ट करता है। लेकिन चाइना ने इसके लिए पाकिस्तान से हमारा पीओके का पार्ट यूज कर रहा है। पहला बात तो चाइना को ये पीओके में रास्ता नहीं बनाना चाहिए था, इसको सीपीईसी कहते हैं, ठीक है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो फिर पाकिस्तान ने इसको गिफ्ट कर दिया और पूरा रास्ता बना रहा है एकदम हाईवे, जो चाइना को हेल्प करेगा वो इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रोडक्ट इजीली अरबियन पोर्ट से इजीली पूरा सेंट्रल एशिया एज वेल एज यूरोप अमेरिका सबको इजीली सेल कर सकता है, जिसके लिए वो पाकिस्तान को अपना मोहरा बना। अब पहला बात तो चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर किया तो इंडिया का परमिशन के बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना, बिकॉज पीओके तो भारत का है। जो भी हो, अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि ये जो इंडिया चाइना पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम दूर होना चाहिए। इसके लिए सबको मिल बैठ के बात कर लेना चाहिए और एक सिंपल सिचुएशन कर लेना चाहिए, ताकि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो, ताकि एशिया दुनिया भर में अपना राज चलाए। अगर एशिया स्ट्रांग होना है ना, तो इंडिया चाइना को एक होना है, इंडिया चाइना को एक होना, और चाइना इंडिया एक हो जाएगा ना, तो पाकिस्तान जैसा छोटा मोटा कंट्री कुछ नहीं कर पाएगा, इनका बदमाशी बंद हो जाएगा, इनका बदमाशी बंद हो जाएगा। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि ये इसको अपना दोस्त बनाता है, फिर ये इसके सपोर्ट लेके इंडिया के साथ तंग करता है, तो पूरा लॉस लॉस सिचुएशन है। विन विन की जगह लॉस लॉस लूज लूज सिचुएशन है सब। तो जो भी हो, जीएसटी ये कहना चाहता है सर, आपको विन विन सिचुएशंस के कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है। मतलब सबका अच्छा है। इसमें क्या बेनिफिट लाया सर, आपको मैं हर चीज बता देता हूँ, इंटरनेशनल इश्यूज के साथ साथ देश के अंदर टैक्सेस सिस्टम का। जीएसटी इज अ विन विन, इट ब्रिंग्स बेनिफिट ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड द कंज्यूमर। कंज्यूमर को ये सुविधा हो जाता है। अब कोई बोलेगा सर जीएसटी से पहले प्रोडक्ट सस्ता होता था, जीएसटी आने के बाद महंगा हुआ है। आई एग्री, मैं मानता हूं सर, क्योंकि मैं भी एक
उपभोक्ता हूँ, मैं भी कंज्यूमर हूँ, तो मैं भी इसको चीज को समझ सकता हूँ। बट जीएसटी आने से पहले जो चीजें सस्ता होता था ना, वो इलीगल कारण से होता था। विदाउट वैट प्रोडक्ट परचेस करते थे, विदाउट वैट प्रोडक्ट या सर्विस लेते थे, तो चीजें सस्ता होता था, बिकॉज बहुत ज्यादा इलीगल। विदाउट वैट आप प्रोडक्ट क्यों परचेस करो? विदाउट वैट, विदाउट जीएस, मतलब टैक्स का क्यों प्रोडक्ट परचेस करो? जो भी हो, इलीगल सिचुएशंस को धीरे धीरे एलिमिनेट किया गया। जीएसटी आने के बाद बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है देश का टैक्स सिस्टम, जो देश की तरक्की के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, ऑब्वियसली वो छोटा मोटा जो बेनिफिट हम लोगों को मिलता था बिना टैक्स का प्रोडक्ट, वो सब में थोड़ा सा घाटा हो गया सर पब्लिक का। बट सर वो इलीगल, मतलब बेसिकली इलीगल, मैंने कहना चाहता हूँ कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है। आप लोग काफी एडुकेटेड हो सर, बात को समझ सकते हो। जीएसटी आने के बाद सब ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। हाँ, मानता हूँ कि थोड़ा महंगाई हुआ है ओवरऑल, बट सर वैट से, अगर वैट को लीगली चेक करोगे, वैट से जीएसटी सस्ता है, ये हम लोग कैलकुलेशन देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स। आप लोग अगर हर एक क्लास किए हो ना, यानी स्टार्टिंग लेक्चर्स में वैट में प्रोडक्ट का क्या दाम होता था, और जीएसटी में स्पेशली टैक्स ऑन टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट्स, ये सब मैं बता के रखा था कि मुझे कोड से याद आ रहे हैं सर कि वैट से जीएसटी सस्ता है प्रोडक्ट प्राइस पे। हाँ अयन, नील, बोलो सर। यस सर। हंस, याद आ रहा है ना? Yes, अब मैं अब ये चीज भी आपको याद रखना चाहिए। नॉर्मली क्या था, जीएसटी से पहले इलीगल चीज बहुत था। पहले दुकानदार जीएसटी वैट नहीं भरता था, कस्टमर भी दुकानदार को बोलता था ठीक है छोड़ दो। दुकानदार आपसे पैसा तो लेता था, पर सरकार के पास पैसा नहीं जमा करता था, चोरी बहुत होता था। ये सब चोरी पहले से कम हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि बंद हो गया है, बट पहले से कम हुआ है। मतलब गवर्नमेंट अभी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहा है। तो इकोनॉमी को क्या बेनिफिट हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा ओपन माइंड के साथ। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। इकोनॉमी को क्या बेनिफिट दिया है जीएसटी? इकोनॉमी को एक कॉमन मार्केट दिया है, कॉमन टैक्स दिया है, पूरा भारत में एक कॉमन टैक्स। इससे क्या हुआ, पूरा दुनिया भर में लोगों को पता चला कि भारत में एक सिंपल टैक्स सिस्टम है, प्रोडक्ट बेचने से जीएसटी देना पड़ता है। तो बाहर का लोग भी इजीली इस चीज को समझ गया, और ऐसा नहीं कि हर एक स्टेट का अपना अपना चलेगा। ठीक है, जब कोई बाहर से देश के अंदर प्रोडक्ट बेचने के लिए आता है ना, उनको डर रहता है, उनको डर रहता है कि भाई क्या देश, पता नहीं राजस्थान में क्या नियम चलता है, पता नहीं बंगाल में क्या चलता है, पता नहीं नागालैंड में क्या चलता है, पता नहीं कर्नाटका में क्या होगा। लेकिन जब देश के अंदर एक ही सिस्टम चालू हो गया ना, बाहर वाले को भी समझ में आ गया कि भाई इस देश का टैक्सिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, इस देश का टैक्सेशन सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है। ये लोगों को कॉन्फिडेंस देता है, आपके देश में फंड का, पैसा का फ्लो आपके देश में फॉरेन बिजनेसमैन आने के लिए रेडी रहता है, क्योंकि देश के अंदर स्थिति सही लगता है। तो इस तरह से आप बात को समझे, इसलिए क्या बोला, रिमूव द इकोनॉमिक बैरियर, thus paving the way for an integrated economy at the national level। एकदम नेशनल लेवल पे इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर दी। मतलब आप अगर भारत में हो तो पूरा देश एक सिस्टम पे चलता है। ऐसा नहीं कि कभी ममता दीदी कुछ बोलेंगे तो कभी योगी सरकार कुछ बोलेगा, तो कभी गुजरात सरकार कुछ बोलेगा, तो कभी तमिलनाडु, ऐसा नहीं। एक यूनिफाइड सिस्टम, एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी, जो देश के अंदर एक 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 प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है इजीली। सेकेंड थिंग, मेक इन इंडिया, देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हब है सर, इनको भी सुविधा मिला है। जीएसटी गिव्स अ मेजर बूस्ट टू द मेक इन इंडिया, बिकॉज इसमें समझना पड़ेगा कि सर जीएसटी के साथ इंडस्ट्री का क्या कनेक्शन है। सर देखो, हम लोग ये ईस्टर्न इंडिया वाले, मतलब ये बंगाल बिहार वाले, हम लोगों को लगता है कि कुछ तो हो नहीं रहा है, क्योंकि नो जॉब इज हियर, है ना। सबके दिमाग में एक कंसर्न है कि बंगाल में जॉब नहीं है, बिहार में तो क्या बताए सर, है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि सर ईस्ट इंडिया का एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हमारे हमारे स्टेट को इतना प्रॉब्लम के अंदर देखते हैं ना, और है भी यहाँ पर प्रॉब्लम। ईस्ट इंडिया में प्रॉब्लम है, यहाँ पर पॉलिटिकल टेरर बहुत है सर, पॉलिटिकल टेरर बहुत ज्यादा है। और इस पॉलिटिकल टेरर के कारण, ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है सर, ये प्रॉब्लम है। अगर आप ईस्ट इंडिया के साथ, अच्छा नॉर्थ ईस्ट का अलग इशूज है, ठीक है, यहाँ पर तो दूसरा इशूज है, ठीक है।
लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिवली इंडिया का बाकी हिस्सों को देखोगे, साउथ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, इवन एज वेल एज नॉर्थ इंडियन पार्ट, इनका तरक्की करने के पीछे का रीजन है क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली साउथ इंडिया कंपैरेटिवली काफी स्टेबल है, इवन वेस्टर्न इंडिया इज आल्सो। इसलिए देश का सबसे ज्यादा जो रिच लोग ना आपको इस साइड में देखने को मिलेगा। ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ ना सर, इधर आपको ज्यादा रिच देखने को मिलेगा, इकोनॉमी बहुत ग्रोथ है, और कुछ हिस्सा आपको यहाँ मिलेगा। एक आपका ये पार्ट भारत का और दूसरा आपका ये पार्ट भारत का। दिस इज द एरिया, they really this part and this part, they're really rich compared to other parts of it. इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा बिकॉज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो सबसे बड़ा तो ये प्रॉब्लम है। मतलब आप लोग, मैं देखता हूँ जब भी बात करता हूँ कि इंडस्ट्री डेवलप हुआ है तो बोलते हैं कहाँ हुआ है। अरे भाई तुम्हें यहाँ देखने को इसलिए नहीं मिलता बिकॉज तुम्हारे स्टेट का हालत तो देखो, यहाँ चल क्या रहा है। तो इससे यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता। स्टेबिलिटी बना दो, 2 नंबरी बंद करो। देखो बिहार बंगाल में भी वो पुराना दिन आ जाएगा जब बिहार और बंगाल पूरा भारत को लीड करता था, है ना। तो प्रॉब्लम यही है कि हम लोग को इसलिए दिखाई नहीं देता बिकॉज हमारे स्टेट में कोई आना नहीं चाहता। जिस दिन आना चाहेगा उस दिन हमें भी दिखाई दे देगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेक इन इंडिया हो नहीं रहा है, हो तो रहा है, हो तो रहा है। इसीलिए तो सारे बिहारी बंगाली सब कहाँ भागते हैं, दक्षिण भारत चले, गुजरात चले, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली एरिया में चले जॉब करने। इधर कोई नहीं आना चाहता। ये जो रिसेंटली रेल एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही दुख का खबर है सर। मतलब बहुत ज्यादा मेरा तबीयत खराब था, मैं तो और ज्यादा दुखी हो गया। लेकिन सबसे बड़ा चीज आप एक चीज देखो कि सारे के सारे जो लोग जा रहा था ट्रेन में सब बंगाल का लेबर है, सब जा रहे हैं साउथ इंडिया में काम करने के लिए। मतलब ये दिन नहीं देखना चाहिए सर। मतलब सारे लोग क्यों इधर से उधर जाएगा लेबर करने के लिए, उधर से लोग इधर नहीं आता है लेबर के लिए, बहुत कम। लेबर के लिए तो नहीं आते, जो भी जितना भी थोड़ा बहुत आते हैं ऑफिसर रैंक के लिए या क्लरिकल रैंक के लिए, लेबर ही करने तो नहीं जाते। जिस तरह से बिहार और बंगाल इस रीजन से जिस तरह का लेबर दूसरे एरिया में माइग्रेट होते हैं, उस हिसाब से दक्षिण भारत का लोग इधर नहीं आते। इक्वालिटी बहुत खराब है, मतलब हम लोग काफी पीछे हैं उनसे। ये बात मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जब तक हम लोग ये बात को नहीं मानेंगे मुश्किल बढ़ता जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, जो भी हो मेक इन इंडिया हो रहा है, आपको दिखाई नहीं देता इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं। तो इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए एक वन सिस्टम होना चाहिए था। इंटरनेशनल मार्केट का पैसा इंडिया में आने के लिए भी एक सिस्टम चाहिए था। दिस विल क्रिएट इंडिया एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब, और ऐसा हो रहा है। अभी इंडिया चाइना से भी फेवरेट है दुनिया के लिए, आपको पता है? आपको पता है सर? अभी लोग चाइना नहीं जाना चाहते, स्पेशली बड़े बड़े अमेरिकन कंपनी चाइना नहीं जाना चाहते। दे रियली वांट टू कम इंडिया। नॉर्मली पहले क्या होता था, अमेरिकन कंपनी चाइना में प्रोडक्शन करता था और फिर चाइना में भी बहुत ही ना स्किल्ड लेबर सस्ता में मिल जाता। भारत का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अभी भी स्किल्ड लेवल में चाइना से पीछे हैं, ठीक है। इसलिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब उतना डेवलप नहीं हुआ है। बट अमेरिका चाहता है, यूरोप चाहता है कि भारत डेवलप करे, ताकि जो काम वो अमेरिका को देता था, चाइना को देता था, वो काम इंडिया को मिले। फेवरेटिज्म है, मतलब चाइना से ज्यादा प्रेफर लोग इंडिया को करते हैं। अगर मैं यूरोप का बात करूं या यूनाइटेड स्टेट्स का बात करूं, रियली प्रेफर इंडिया बिकॉज चाइना का एक अलग ही थोड़ा प्रॉब्लम है जिसके कारण इंटरनेशनली चाइना उतना प्रेफरेबल नहीं है। इंडिया प्रेफरेबल है, बट प्रॉब्लम है कि हमारे पास स्किल थोड़ा कम है काफी चाइना से। तो जिस दिन ये स्किल लेवल हम लोग मीट कर लेंगे ना, सारे इंटरनेशनल कंपनी इंडिया के लिए ही सारा काम लेके आ जाएगा। और हमारे यहाँ के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, जॉब का प्रॉब्लम वगैरह जो भी है, ये सब धीरे धीरे काफी कम हो जाएगा। लेकिन स्किल लेवल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो बेसिकली एजुकेशन से होता है। ये बात समझना पड़ेगा, रियल एजुकेशन से। वो डिग्री वाला सिर्फ पास कर जाए 90% आ गया नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, जिससे कुछ बनेगा। हो सकता है आपके पास कोई डिग्री ना हो लेकिन आपको कुछ बनाना आता है, ऐसा प्रोडक्ट जो दुनिया में लोग खरीदने के लिए आएगा। ऐसा एजुकेशन होना चाहिए, कुछ सीखने वाला एजुकेशन।
जिसमें लगे कि हाँ बच्चे को कुछ आता है। तो एम्प्लॉयर ना किसी का नंबर देख के उसको नहीं रखता है, नंबर एक बेसिक चीज है, उसके अंदर कुछ कला है कि नहीं, वो कुछ जानता है कि नहीं, उसको देख के उसको रखता है। ये चीज बहुत जरूरी है। एनहांस इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, the subsuming major central and state tax in GST complete and comprehensive set of input tax of goods and service and phasing out the central tax। ये बहुत जरूरी चीज, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। ये जो आईटीसी का खेल है ना सर, आईटीसी के बारे में मैंने पहले भी क्लास में पढ़ाया, आप लोगों को पता है आईटीसी के ऊपर स्पेशल चैप्टर होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। मैंने अगर मैं सिंप्लीफाइड करूँ, परचेज के टाइम पे टैक्स दे के परचेज करें और सेल के टाइम पे टैक्स लेके परचेज करें, ठीक है। जब सेल करते हैं प्रोडक्ट तब टैक्स कलेक्ट करें और गवर्नमेंट के घर में जमा करें। तो पहले क्या होता था, जब वैट था, वैट देते थे पर वैट का किसी भी तरह का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था, अगर मिलता भी था तो प्रॉपर वैट के साथ सीएसटी का कनेक्शन नहीं था। ये पहले डिस्कस कर चुका हूँ, वैट एंड सीएसटी के अंदर, सेंट्रल सेल्स टैक्स के अंदर कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था, कोई प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, मतलब वेबसाइट नहीं था जिसके अंदर ये लोग एक होकर काम करें। लेकिन आज के डेट में टेक्नोलॉजी होने के बाद, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद ये बहुत इजी हो गया है। इसमें क्या है ना, बिजनेसमैन को बहुत इजी हो गया कि हम टैक्स देके बिजनेस करेंगे, प्रोडक्ट परचेस करेंगे, टैक्स लेके लोगों को सेल करेंगे। इससे क्या हो रहा है, बिजनेसमैन को भी कोई लॉस नहीं हो रहा है, उल्टा उनको बार्डन ज्यादा नहीं हो रहा है, बार्डन शिफ्ट हो जा रहा है। ये सब मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको पता है इंडिया आज की डेट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना रैंक में है सर? सर ऑलमोस्ट 60 समथिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आउट ऑफ 200 कंट्रीज। लेकिन 2014 में जब करंट गवर्नमेंट आया था, उस टाइम पे इंडिया का रैंक था 130 के आसपास। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने ये रैंकिंग को बंद कर दिया ड्यू टू चाइना का चाइना इसको मैनिपुलेट कर रहा है। आप लोगों को पता है? हेलो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर वर्ल्ड बैंक रैंकिंग लाता था। कनेक्टेड हो सर? यस सर। ये रैंकिंग वर्ल्ड बैंक करता था, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। लेकिन इसको रिसेंटली ऑफ किया गया बिकॉज चाइना ने इसमें भी बहुत बदमाशी किया। हर चीज को बदमाशी करने का इनको एक आदत सा हो गया है। तो जो भी हो, लेकिन आप देख लो कि लेटेस्ट 2020 तक जो रैंकिंग आया था उसमें इंडिया का रैंक कहाँ था? उसमें इंडिया का रैंक कहाँ था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? तो सबसे इजी बिजनेस करना होता है गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में, टैक्स रिलेटेड मैटर में, न्यूजीलैंड नंबर 1 में था, अभी भी है। सिंगापुर, हांगकांग, डेनमार्क, साउथ कोरिया, यूएस, जॉर्जिया, यूके, नॉर्वे, सब डेवलप नेशंस। डेवलप इसलिए नहीं है, डेवलप नेशन इसलिए डेवलप होता है बिकॉज वहां पर नियम भी थोड़ा नॉर्मल होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज, करप्शन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ना लोगों के मन से करप्शन का जो बदबू है उसको हटाना चाहिए, नहीं तो कभी भी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती। इस बात को तो आप गांठ बांध लो। कंट्री अगर ज्यादा करप्टेड होगा, बेसिकली ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर करप्टेड हो जाता है ना, तो उस कंट्री का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। पॉलिटिशियन करप्शन, करप्टेड, गवर्नमेंट ऑफिशियल करप्टेड, माने देश खत्म, खत्म, कहीं का नहीं रहेगा। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यही है, वहां का गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इतना करप्टेड होने के कारण ही दिक्कत बढ़ गई। भारत का भी वही इश्यूज है। आज भी भारत का जो इतना गरीबी है ना, ये गरीबी के पीछे का रीजन भी यही है। बट एक बात तो आपको दाद देना पड़ेगा सर, आप मानना चाहो या ना चाहो। आप देखो ना, 2014 में 130 में था, वहां से 63 में आ गया इंडिया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है, सऊदी अरब के पास पास आ गए। सो ये दर्शाता है कि हमारा इंटेंशन का, भारत का इंटेंशन दर्शाता है। दुनिया चाहता है इंडिया को। अब बात ये है कि हम लोग इस बात को कितना जल्दी समझेंगे और इसको और कितना डेवलप करेंगे। जिस दिन इंडिया नंबर रैंक टॉप 10 में आएगा, आप समझ लेना देश बदल गया। तो ये सब फालतू का पॉलिटिक्स में जितना ही कम ध्यान दे उतना अच्छा है। तो न्यूज चैनल तो देखना बंद नहीं करो, क्योंकि न्यूज चैनल वाले गुमराह ज्यादा करते हैं। मैंने ये किसी को अच्छा चीज दिखाते नहीं, हमेशा गलत चीज दिखा के लोगों को हमेशा डराना, है ना, हर खराबी चीज को उठाते हैं। जस्ट खबर रखो। हाँ बोलो सर।
বলছি পলিটিক্সের দ্বারা ওরা সব হাত করা আছে সব। हाँ इसीलिए बोल रहा सर, ये सब न्यूज चैनल वाले को देख के कभी तुमको देश के बारे में समझ में नहीं आए, और ये कभी दिखाएगा भी नहीं, क्योंकि नेगेटिव चीज लोगों को ज्यादा पसंद आता है। तुम ज्यादा नेगेटिव फैलाओगे ज्यादा तुम्हारा टीआरपी बढ़ेगा। लोगों को ये पब्लिक का नॉर्मल सेंटिमेंट है, नेगेटिव चीज में ज्यादा घुस जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज तुम दिखाओ, दिखाना चाहो, बोलो, कोई सुनेगा नहीं। यही प्रॉब्लम है माइंडसेट, कि देश का माइंडसेट किधर है। माइंडसेट अगर करप्टेड है तो फिर आप सोचो कि देश करप्शन ही चला जाएगा। जो भी हो, हमारा जीएसटी का इंटेंशन देखो आप, सिंपलर टैक्स के कारण, क्योंकि जीएसटी को सिंप्लीफाइड किया गया, इनडायरेक्ट टैक्स को सिंप्लीफाइड किया गया, 15 अलग अलग टैक्स हुआ करता था, उसको एक टैक्स में बदलने का कोशिश किया गया, जिसके कारण 130 से इंटरनेशनल रैंकिंग में 63 में आ गए, वो भी विद इन 5 years। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। 5 साल के अंदर, कोई नॉर्मल बात नहीं है। मैं गवर्नमेंट का तारीफ नहीं करना था, ऐसा नहीं कि मुझे किसी को कोई स्पेशल प्यार होता है, लेकिन जो अच्छा ही है वो बताना चाहिए ना सर, जो अच्छा ही है वो बताना चाहिए। ऑब्वियसली बुराई भी बताना चाहिए, ठीक है, मुझे किसी से कोई ज्यादा मोहब्बत या किसी कुछ नहीं है, जो सही है वो बोलना पड़ेगा। जैसे ये रिसेंटली जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, इसमें मैं मानता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ खराब किया है, वो ऐसा है सर कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि आप वंदे भारत जैसे ट्रेन बना रहे हो, है ना, मेरा पर्सनल मानना है, आप वंदे भारत जैसे हाई हाई क्वालिटी ट्रेन बना रहे हो, उसमें लाखों का खर्चा कर रहे हो, करोड़ों का, आप ट्रेन की बेसिक सेफ्टी को क्यों नहीं मेजर कर पा रहे? जो ट्रेन चल रहा है, जो लाइन चल रहा है, उसमें सेफ्टी क्यों नहीं दे पा रहे? टेक्नोलॉजी इधर भी देखो ना, उसके लिए खर्चा करो ना, ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो। जो भी हो, मैं ये मेरा मानना है कि खर्चा इधर भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी फेलियर क्यों होगा आज के डेट में? गवर्नमेंट को ये सीख मिला है, चाहे सेंट्रल में कोई भी रहे, बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, दैट्स डजंट मैटर, बट ये मैं मानता हूँ कि सेंट्रल लेवल में फेलियरिटी है। हम लोग बड़े बड़े ट्रेन बनाने में पीछे लगे हुए हैं, लेकिन बेसिक लेवल जो ट्रेन जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, उस पर जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स लगाना है वो नहीं देते। ट्रेन का भाड़ा तो बढ़ रहा है, कम तो नहीं हुआ है। तो ये चीज में डेवलपमेंट होना चाहिए। एक ट्रैक में 2 ट्रेन है, पता नहीं चलेगा, इतना भी सेंसर तो नहीं काम करेगा। एक ट्रेन में 2, एक ट्रैक में 2 ट्रेन आ गया है, कुछ तो करेगा, कम से कम 5 किलोमीटर दूर से पता चल जाना चाहिए। जो भी हो, एक्सीडेंट तो बोल के नहीं आता है, बट फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह में डेवलपमेंट का जरूरत है, मतलब गवर्नमेंट में, मतलब ये एक आम आदमी का सोच है, ठीक है, मैं कोई स्पेशलिस्ट तो नहीं हुई सब मामले में, पर एक आम आदमी के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। जो भी हो, आगे देखो सर, यूनिफॉर्मिटी इन लॉज, जितना लॉ यूनिफॉर्म होगा, प्रोसीडियर जितना इजी होगा, टैक्स रेट अक्रॉस द कंट्री जितना सिंप्लीफाइड होगा, देश में बिजनेस करना आसान होगा, और ये देश के लिए बहुत जरूरी है। तो बहुत लोग पूछते हैं जीएसटी क्या है सर, जीएसटी क्या है, ये चीज देखोगे, इसके लिए आपको जीएसटी के पहले क्या था वो समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि जीएसटी आगे क्या किया है। हाँ, हो सकता है कि जीएसटी में भी प्रॉब्लम है, मे बी नेक्स्ट गवर्नमेंट जब बनेगा तब उसने और कोई बड़ा डिसीजन लेगा, जीएसटी से भी बेहतर डिसीजन, तब और मॉडर्न टैक्स सिस्टम जो देश के लिए और सुविधा करेगा, है ना। हम लोग हमेशा सुविधा के बारे में ही तो सोचते हैं। ओके, इजी टैक्स कंप्लायंस, पहले हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में ये इधर दो उधर दो, अब कंप्लायंस भी इजी हो गया, है ना। जैसे कंपनी सेक्रेटरीज का बहुत बड़ा रोल है ना कंप्लायंस, वो सब में भी बहुत इजी हुआ है। ऑटोमेटेड प्रोसीडियर आया है, एक प्लेटफॉर्म में कॉमन पोर्टल में जाओ, उसी के थ्रू से पूरा काम हो जाएगा। समझ रहे सर? तो ये सब जीएसटी ने सुविधा किया है जो पहले नहीं हुई। रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लायंस कॉस्ट, इसमें भी आम आदमी को हेल्प हुआ है, इंडस्ट्री को भी हेल्प हुआ है सर। बेनिफिट्स टू इंडस्ट्री, GST has given more relief to industry, trade, agriculture through a more comprehensive and wider coverage of input tax set-off and service tax set-off। और बहुत सारे टैक्स सिस्टम को हटा दिया ना, तो बिजनेस को भी अच्छा लगा, भाई इतना सारा टैक्स सिस्टम नहीं है। और कैस्केडिंग प्रॉब्लम तो मैं पहले ही बता दिया, ये सब पहले हो चुका है बहुत सारा चीजें, बट कुछ पॉइंट आज था तो मैं बता दूं।
एंड ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर को भी बहुत हेल्प किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये थोड़ा सा ना आप लोग कंसिडर सुनो, एग्जाम में कभी कभी सवाल पूछ भी लेता है कि जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल रूल क्या है, माने हमारे संविधान के अंदर जीएसटी के बारे में क्या बोला है। समझ रहे हैं सर? हेलो, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, आयन, अंश, यस सर। नील, यस सर। थोड़ा ये देख लो सर कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा जो संविधान है उसमें जीएसटी के बारे में क्या कहा। तो सबसे पहले बेसिक्स कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया लेना पड़ेगा। जैसे इंडिया के ना बेसिकली 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल माने सेंट्रल के हाथ में भी पावर है, स्टेट के हाथ में भी पावर, लेकिन हाँ सेंट्रल सुपीरियर है। सेंट्रल स्टेट दोनों में पावर दिया गया है, लेकिन सेंट्रल सुपीरियर। इस स्ट्रक्चर को फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं या फिर क्वासी गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं करूंगा। ठीक है, इंडिया हैज a 3-tier फेडरल स्ट्रक्चर comprising the यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इसलिए इसको 3 स्ट्रक्चर मिल गया, सेंट्रल माने यूनियन, स्टेट एंड लोकल। The power to levy taxes and duties is distributed among the 3 tiers of government in accordance with the provisions of the Indian Constitution. अब इसमें आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, the Constitution of India is the supreme law of India. ये सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर है, इसके ऊपर कुछ नहीं। It consists of a preamble. Preamble माने समरी, माने बेसिकली जो मेन बात है वो प्रीएम्बल में लिखा होता है। 25 parts containing 448 articles and 12 schedules. ठीक है, ये बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स, whether direct or indirect, माने अब सवाल ये उठते हैं देश चलाना है तो देश का रेवेन्यू का क्या होगा। देखो सर, जब संविधान को बनाया गया था तभी ये टैक्स सिस्टम के बारे में अंबेडकर साहब या फिर जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, जो महान व्यक्ति लोगों ने कंपाइल किया है, डेवलप किया है, उन्होंने देश चलाने के टाइम पे ये सोचा था ना कि भाई देश तो चलेगा, लेकिन देश चलेगा तो उसका पैसा कहाँ से आए। मतलब परिवार बनाने से नहीं होता है, परिवार को चलाना भी पड़ता है ना। बड़ा बड़ा परिवार बना दिए, 10 बच्चा, 20 बच्चा, 100 बच्चा। जैसे आज भारत का प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो पूर्वज है इन्होंने कुछ ना आगे सोचा ना पीछे सोचा, आबादी बढ़ाता गया। मैं कोई जाति धर्म का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ। ये जो इलिटरेसी है हमारे अंदर का, जो मूर्खता है, जो एक्चुअली समय के साथ साथ हुए हैं, और वो भी फॉरेन इन्वेजन के कारण हुआ है, हम लोग ऐसे नहीं थे। लेकिन जो भी है इसका भुगतान हम ही लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्या प्रॉब्लम है आप सोचो ना, एक पेरेंट्स का, जैसे मेरा ही दादाजी का मैं आपको बताता हूँ कि मेरा पापा लोग दे आर 6 ब्रदर्स, ठीक है, एंड 4 सिस्टर्स, इसी में हो गया 10। अब एक एक फैमिली में 10-10 अगर बच्चा, इससे भी ज्यादा होता है कहीं कहीं, तो एक एक फैमिली में 10-10 बच्चा, तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा। और अब ये पूरा बात पूरा देश भर में फैल जाते हैं, तो सोचो कि क्या सिचुएशंस होगा। 140 करोड़ की आबादी, इसमें क्या हो रहा है, गरीबी हो जाता है। देश का संपत्ति तो नहीं बढ़ेगा, जितना नेचुरल रिसोर्सेस है वो थोड़ी बढ़ा सकते हैं हम, वो नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन में बाद में दिक्कत हो जाते हैं। अमेरिका देखो ना, हमसे साइज से थोड़ा बड़ा जरूर है, बट फर्टाइल लैंड वाइज नहीं, प्रोडक्टिविटी वाइज नहीं। बट हमारा संपत्ति 140 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अमेरिका का संपत्ति 35 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यही मेन बात है कि वो हमसे ज्यादा रिच क्यों और हम क्यों गरीब बन गए। बिकॉज हमारा पॉपुलेशन का जो बाढ़ है लास्ट 200 साल में हुआ है ना, वही प्रॉब्लम करे। आजकल कम हो गया है, बट अभी भी किसी किसी जगह में थोड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए देखो सर, सरकार जब कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करता है अर्निंग के बारे में भी सोचते हैं। तो सबसे देखो, ये तो लोन का है, भारत का 35% लोन से आते हैं, लेकिन बाकी 75% में से टैक्स में ही ज्यादा आता है। कॉर्पोरेट टैक्स से, इनकम टैक्स से, कस्टम एक्ट से, कस्टम टैक्स से, एक्साइज ड्यूटी से, जीएसटी से। सरकार इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। जीएसटी तो करीब करीब 17% के आसपास गवर्नमेंट कमाते हैं रेवेन्यूज जीएसटी से। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सिर्फ
देश बनाने से नहीं होगा, देश का रेवेन्यू कहाँ से आएगा वो भी सोचना पड़ता है। संविधान को इसको सोच रखना पड़ता है। आप लोग जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, सीएमए बन रहे हो, सीएस बन रहे हो, या कॉमर्स प्रोफेशनल्स बन रहे हो, आप लोग एक चीज हमेशा समझना सर, आप लोगों के ऊपर देश का रेवेन्यू का जिम्मा है। आप लोगों के ऊपर देश का रेवेन्यू का जिम्मा है। अगर बड़ा लेवल में सोच पाते हो तो सोचो सर। जवान जो देश का सिपाही बनते हैं वो देश को, हम लोगों को फॉरेन अटैक से बचाते हैं। और हम लोग जो देश के अंदर डिग्री लेके पढ़ाई करके नॉलेजेबल बनते हैं, हम लोग देश को पैसा भराते हैं सर। देश का फिनांस फिनांस लेवल को समझते हैं सर। तभी एक सीए सीएमए लेवल का, सीएस लेवल का अहमियत है इतना देश के अंदर। चलो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट माने इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माने जीएसटी, कस्टम्स। आज के डेट में ज्यादा तो नहीं रहा, सब कम कर दिया गया। कम बने छाट छूट के ऑर्गेनाइज कर दिया गया। इन केस एनी टैक्स लॉ, be it an act, rule, notification or order is not in conformity with the constitution, it is called ultra virus. आप लोग जानते हो अल्ट्रा वायरस का माने? अल्ट्रा वायरस माने बियॉन्ड पावर। बियॉन्ड पावर ये सब आप लोग कंपनी लॉ में भी पढ़ते हो। अल्ट्रा वायरस कंपनी लॉ के क्लास में, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में आजकल वही चल रहा है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी ये क्या बोलते हैं कि अगर कोई टैक्स लॉ संविधान को नहीं मानता है तो आप समझ लो कि वो अल्ट्रा वायरस है। और वो अल्ट्रा वायरस है माने इलीगल है एंड वॉइड। माने कोई स्टेट अपना मर्जी से संविधान तोड़ के कुछ नहीं कर सकता। अगर करेगा तो इसको देश के अगेंस्ट में लड़ाई माना जाएगा और आपको सीधा जेल में डाला जाएगा। देशद्रोह माना जाएगा उसको। जब आप देश का लॉ को नहीं मानते तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। Thus, a study of the basic provisions of Constitution is essential for understanding the genesis of the various taxes. तो देश के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रीएम्बल होते हैं, 25 पार्ट्स हैं जिसमें 448 448 आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का एरिया है। बाकी डिटेल्स कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप लोग, ये नॉर्मली मैं सीएस वाले को ज्यादा पढ़ाता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर सीएस में होता है। सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 265। सर ये क्या कहता है? आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया prohibits arbitrary collection of tax. It states that no tax shall be levied or collected except by authority of law. माने जब मर्जी जिसी से भी आप टैक्स नहीं ले सकते, आर्बिट्री नहीं कर सकते। मतलब एवी टैक्स ले लिए, मन हुआ तो सरकार अचानक से एक टैक्स कलेक्ट कर लिए, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, कर सकते हैं। तो वो पुराने समय में ऐसा होता था ना, कुछ खराब राजा होता था, ठीक है, गंदे राजा, राजा समझते हो, किंग। वो क्या करता था, खराब राजा लोग जो होते थे, जैसे एक राजा का नाम याद है मुझे, इतिहास में पढ़ा था उनके बारे में, सम्राट अशोका से पहले, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य से पहले, मगध का, बिहार का ही राजा था। बिहार माने तब बहुत बड़ा मगध हुआ करता था, यूपी बिहार बंगाल मिला के। उनका नाम था धनानंद बोल के एक राजा हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य, ये अलेक्जेंडर को इंडिया में न्योता दिया था। चाणक्य आके धनानंद को बोल रहा है कि भाई अलेक्जेंडर ऑलरेडी पंजाब बॉर्डर क्रॉस कर चुका है, ठीक है, आप कुछ तो सोचो, क्योंकि धनानंद उस टाइम पे इंडिया का सबसे सबसे मतलब रिच किंग था। तो अचानक उनको बता रहे कि आप कुछ तो करो, नहीं तो इंडिया बर्बाद हो जाएगा। धनानंद बोल रहे हैं हमको ये सब से कोई मतलब नहीं है, मेरा पॉकेट भर रहा है, मेरा पैसा भर रहा है, हमें कुछ मतलब मायने नहीं देता। तो ये धनानंद के कारण ही अलेक्जेंडर जैसे राजा लोगों को इतना, मतलब सम्राट लोगों को इतना मौका मिला था इंडिया में तबाही मचाने। चलो मैं ज्यादा इतिहास में बात नहीं करूंगा, नहीं तो आप लोगों को हिस्ट्री क्लास लगेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्यों नाम लिया, क्योंकि ऐसे कुछ खराब राजा होता था जो लोगों से आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ टैक्स ऐसे होता। क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहते हैं? नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। द टर्म अथॉरिटी ऑफ लॉ मींस दैट टैक्स proposed to be levied must be within the legislative competence। मतलब सरकारी नियम के अंदर रह के करना है। लेजिस्लेचर, अगर लॉ नहीं है तो लॉ पास करवाओ। अगर लॉ पास नहीं होगा संविधान में, पार्लियामेंट में, तब तक नहीं कर सकते। बात समझ में आया सर? आर्टिकल 265। हेलो, बात समझ में आया कि नहीं?
Yes, sir. Article 245, Part 11 of the Constitution deals with the relationship between the Union and states. The power of enacting the law is conferred on the Parliament and the legislature of the state by Article 245. इसी के ऊपर पावर होता है कि टैक्स लगाना है कि नहीं, तो स्टेट और यूनियन के अंदर रिलेशन बनता है. The said article provides, subject to the provision of this constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India. पार्लियामेंट के पास इतना पावर है कि वो पूरे भारत के लिए या फिर किसी पार्ट के लिए अलग लॉ बना सकता है. जिस तरह से कश्मीर के लिए अलग लॉ बना के रखा था, आर्टिकल 370, है ना, जरूरत पड़ने से उसको क्या कर दिया, एबोलिश भी कर दिया. एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में मेक लॉज, स्टेट भी लॉ बना सकते हैं फॉर द एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, बना सकते हैं. नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट विल हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस. ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से नहीं. नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड बी एन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस. ठीक है, ऐसा कोई भी लॉ वो नहीं कर सकता, मतलब उसको डिम्ड नहीं करेंगे कि इनवैलिड है. अगर पार्लियामेंट ने किया है तो कुछ कारण में किया होगा, नहीं तो नहीं. आर्टिकल 246, ये क्या है सर? इट गिव्स द रेस्पेक्टिव अथॉरिटी टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लिवाइंग. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एक्चुअली आर्टिकल 246 ही है जो सेंट्रल को स्टेट को टैक्स लगाने में पावर देता है. एंड 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 में, आर्टिकल 246 का 7 नंबर शेड्यूल में 3 लिस्ट के बारे में बोला है. लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3. याद रखिएगा, लिस्ट 1 को कहते हैं यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 को कहते हैं स्टेट लिस्ट, एंड लिस्ट 3 इज ए कॉन्करेंट लिस्ट. ओके, लिस्ट 1, इसमें क्या कहते हैं सर? लिस्ट 1 इज द कंटेंट्स द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज. स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है लिस्ट 2, एंड दोनों को पावर देता है कॉन्करेंट लिस्ट. यानी स्टेट भी नियम बना सकते हैं और सेंट्रल भी नियम टैक्स लगाने का. ये बताया गया है सर. ठीक है, एंट्रीज 82 याद रखिएगा, 291 ऑफ लिस्ट 1 यानी सेंट्रल लॉ, सेंट्रल लिस्ट का, यूनियन लिस्ट का, 82 से लेके 91 enumerate the subject where the central government has power to levy taxes. Entry 45 of 63 list 2 मैंने state tax की, जो subject where the state government has the power to levy taxes. Parliament has the power to make any law for any part of India not comprised in a state, even if matter is included in the state list. State list में कोई power हो उसके ऊपर जाके भी central government बना सकता है. Income tax levied by virtue of entry number 82, very important. Income tax levy किया गया 82 के अंदर. ठीक है, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर एंड कस्टम ड्यूटी. एंट्री 83 ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड यूनियन लिस्ट. इनकम टैक्स इज लिवाइड बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री 82 के कारण है. इसमें टैक्सेस ऑन इनकम, इनकम पे टैक्स लगाना है एग्रीकल्चर को छोड़ के एंड कस्टम ड्यूटी को छोड़ के. एंट्री 83 में कहते हैं कि ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड ऑफ द यूनियन लिस्ट. 83 में कस्टम ड्यूटी के बारे में, एक्सपोर्ट ड्यूटी के बारे में. पावर टू लेवी जीएसटी, जीएसटी तो बाद में है सर. जीएसटी मैंने गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज बीन कन्वर्टेड बाय आर्टिकल 246A, वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस 101st अमेंडमेंट 2016 में आया अमेंडमेंट करके. बिफोर डिस्कसिंग द सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई देयर अराइज अ नीड फॉर सच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. यानी क्यों जीएसटी में अमेंडमेंट लाने का जरूरत पड़ा. 101st अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशंस में. अमेंडमेंट कोई आसानी का बात नहीं है सर. कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंज लाने में बहुत बड़ा चेंज है, और उसको आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम था बेसिकली, और कुछ नहीं है. क्वेश्चन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशंस का अमेंड क्यों करना पड़े. इसके लिए आपको सिंपल इतना समझ रहा है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस क्लास में. वैट और वेरियस टैक्सेस जो इंडिया को डेवलप होने में रोक रहा था, वन नेशन वन टैक्स करके बेसिकली जो बेनिफिट ऑफ जीएसटी है वही अमेंडमेंट का मेन रीजन है. वन नेशन वन टैक्स, दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. क्वेश्चन अगर पूछे तो इसी के जवाब देना है, और वही लिखा है, वही चीज लिखा है. आप एक बार पढ़ लेना नोट्स को, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, और फिर 246A के अंदर जीएसटी को 246 और उसमें बाकी चीज जो भी मैं आपको ऑलरेडी बता दिया
कि इसके अंदर पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, ये सब के ऊपर ऑलरेडी क्लास में मैं डिस्कस कर चुका। 269A लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी के बारे में बात करें ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के केस में जो जीएसटी लगेगा, जिसको हम लोग आईजीएसटी के नाम से जानते हैं, तो उसको 269A के तहत लाएंगे। आर्टिकल 269A याद रखिए सर, ठीक है। बाकी थोड़ा इतिहास बोला है सर, बाकी यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दिया है जो मैं आपको आगे आगे और भी एक बार बता दूंगा। डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस एंड स्टेट इनकॉर्पोरेटेड, इसमें आर्टिकल 366 और सबसेक्शन 12 है, इसके अंदर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बोला है कि व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। Goods and service tax means any tax on supply of goods or services of both except taxes on supply of alcoholic liquor for human consumption. Consequently, GST can be levied on supply of goods and services except alcoholic liquor for नहीं। मतलब यही सब चीजें थोड़ा सा डिफाइन किया गया है अलग अलग आर्टिकल में, जो आप लोगों को पता है। जो आप लोगों को पता है गुड्स क्या है, हम लोग गुड्स के बारे में बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स क्या है वो बोले, गुड्स कहाँ बोला है 366 में, ठीक है। The term goods have already been defined under clause 12 of the article 366 in the manner to provide that goods include all material commodities and articles। तो हम लोग कुछ भी ना बोलते हैं ना, तो ऐसे नहीं बोलते, लॉ में लिखा है तब बोलते। सर्विस के बारे में बोला है 366 सबसेक्शन 26A में, स्टेट के बारे में बोला है 246A में, 268 में, 269 में, 269A में, 279A में। जीएसटी काउंसिल जिसका मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा था, दिस वन, कहाँ चला गया जीएसटी काउंसिल? तो कुछ देर पहले ही आप लोगों में शो कर रहा था ना, ये जीएसटी काउंसिल जो है इसके बारे में भी 279A बोला। 279A, the constitution empower the president to constitute a joint forum of the center and states, namely जीएसटी काउंसिल, ठीक है। जीएसटी काउंसिल बनाने का पावर प्रेसिडेंट को दिया गया, ठीक है। उसमें the provisions relating to GST council came into force on 12 September 2016। President constituted the GST council on 15 September 2016। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो देश का फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालेगा, वो बेसिकली जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन बनेगा। इसके साथ साथ इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच ऑफ द स्टेट्स विद लेजिस्लेचर्स आर इट्स मेंबर्स। कौन कौन मेंबर बनेगा? जो हर एक स्टेट का मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस है, टैक्सेशन ऑफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट्स है, वो मेंबर बनेगा। बिसाइड्स द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इन चार्ज, रेवेन्यू और फाइनेंस इज आल्सो इट्स मेंबर। फाइनेंस के अलावा रेवेन्यू एंड फाइनेंस भी इसके अंदर पार्ट बन सकता है, हर स्टेट का और सेंट्रल का। यही चीज बोला है। तो फंक्शन ऑफ काउंसिल क्या है, क्या करते हैं जीएसटी काउंसिल? यूनियन गवर्नमेंट को बताता है, स्टेट को बताता है टैक्स के बारे में, न्यू आइडिया देता है क्या करना चाहिए, डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन करते हैं। जैसे अभी बोला आपको पेट्रोल में जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, ह्यूमन लिकर में जीएसटी आना है कि नहीं आना है, ये सब बताता है, पूरा कैलकुलेशन करके बताता है। ये स्टेट को लॉस होगा कि नहीं होगा, स्टेट को कितना फायदा होगा। कुछ स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बारे में बोला है, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस भी बनाया गया जीएसटी में, जो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। आईटीसी चैप्टर जब मैं कराता हूँ उसमें डिटेल्स में बताता हूँ, आप लोगों ने बहुत लोगों ने कर भी ली। जैसे कि स्पेशल कैटेगरी में कौन आते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अरुणाचल है, आसाम है, जम्मू कश्मीर है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, हिमाचल है, उत्तराखंड है। ये मैं आईटीसी चैप्टर में बहुत डिटेल्स में बताया। 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, इनके लिए कुछ स्पेशल एग्जाम्पशंस है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद। तो ये सब काम कौन करते हैं? जीएसटी काउंसिल करते हैं। देश के अंदर जीएसटी में जो भी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, हर काम के पीछे कौन है? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के पास ही पावर है कि पेट्रोल कब जीएसटी के अंदर आएगा, कब नहीं। Every decision of GST Council is taken by a majority of not less than 3/4 of the weighted votes। कम से कम 75% फेवर में वोट होगा तो ही जाके कोई मैटर में वोटिंग होगा। तो किसी मैटर में कम से कम 3/4 75% फेवर में वोट होना चाहिए, तब जाके वो पास हो सकता। वोट ऑफ द सेंटर हैज अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स एंड वोट ऑफ स्टेट्स टेकन टुगेदर हैज अ वेटेज ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। यानी सेंट्रल का 1/3 दिया जाएगा, स्टेट का 2/3 लिया जाएगा, तब जाके किसी पर्टिकुलर डिसीजन को पास किया जाता है। समझ रहे हो सर? ये है जीएसटी का डिटेल्स बेसिक्स। मैंने हर पॉइंट कवर करने का कोशिश किया,
आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बेसिक से क्या क्या क्वेश्चंस हो सकता है इसका एक पूरा आइडिया आपको यहाँ पर 14 क्वेश्चंस है विद आंसर हिंट्स। आप लोग घर पे एक बार गो थ्रू करो सर, ठीक है, फिर बेसिक्स ऑफ जीएसटी के ऊपर एक टेस्ट दे डालो, ठीक है। और किसी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बताओ, मैं क्लास में उसको डिस्कस करूँ, और अगर कोई क्वेश्चंस मुझे लगे तो मैं उसको भी खुद से डिस्कस कर लूँगा, ठीक है सर। आज इतना ही बताता हूँ, मेरा इच्छा था और भी पढ़ाने का, बट सर अभी अभी टॉक से रिकवर हुआ हूँ तो थोड़ा सा मैंने दिक्कत हो रहा है, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा और ठीक है, और लोड बढ़ाऊंगा। तब तक घर पे पढ़ाई करो सर, बेसिक्स को कंप्लीट करो और बेसिक्स में टेस्ट दे डालो, ठीक है सर। ओके, आयन नील हंस, जिनका Yes, sir. एग्जाम देरी है वो बाद में देने से चलेगा, जिनका एग्जाम अभी नजदीक है वो जरूर मुझे बोले, मैं उनका टेस्ट अरेंज, ठीक है सर। चलो गुड नाइट फिर, Good night, sir. Bye, sir. ओके Good night. बाय सर, बाय Bye, sir. Take care, sir. बाय सर।